नमस्कार सभी को। है ना, अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था समास समास की परिभाषा और उसके प्रकार को कुछ थोड़ी हल्के देखा था। है ना, समास की परिभाषा पढ़ी थी हमने, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि दो या दो से अधिक पदों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया है कि किस तरह से उनको जोड़ा जाए। है ना, कि समास की परिभाषा में हमने देखा था कि दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्ति या योजक शब्दों को हटाकर एक नया शब्द बनाया जाता है और उस नए शब्द को ही हम समास कहते हैं। ये हमने इसकी परिभाषा में पढ़ा था और उसके कुछ उदाहरण देखे थे। आज हम देखेंगे समास के प्रकार में सबसे पहले तत्पुरुष समास है। उस तत्पुरुष समास को हम पढ़ेंगे। चलिए तत्पुरुष समास की परिभाषा देखते हैं। है ना, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है। है ना, प्रधान का मतलब होता है महत्वपूर्ण, जिसका महत्व ज्यादा हो। पूरे समासिक पद में, पूरे पद में या वाक्यांश में जिसका ज्यादा महत्व होता है उसको प्रधान वाक्य कहते हैं। है ना, तो उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब उत्तर जो है वो बाद वाला है ना। दो चीज मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। पूर्व पद मतलब विभक्ति के पहले पर पद या बाद का पद, या उत्तर पद मतलब विभक्ति के बाद का पद। है ना, इस तरह से दो पद होते हैं, पहला और दूसरा। है ना, जिसको पूर्व पद कहते हैं और उत्तर पद कहते हैं। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब बाद वाला पद जो है वो प्रधान होगा। किसके बाद वाला? विभक्ति या योजक के बाद वाला। ठीक है, तथा पूर्व पद गौण होता है। गौण का मतलब होता है लुप्त हो जाना, गायब हो जाना। है ना, अब पूर्व पद जो है वो कहीं ना कहीं हल्का सा कम हो जाएगा, इसकी अपेक्षा थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिसका महत्व थोड़ा सा कम हो जाता है। है ना, समस्त पद का पहला पद संज्ञा या सर्वनाम होता है। अब इसमें क्या होता है कि जितना भी समस्त पद का पहला पद है ना, इसमें जितने भी पद आएंगे उसका पहला वाला पद जो गौण हो जाता है वो या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। है ना, संज्ञा के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। है ना, कि संज्ञा वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। है ना, संज्ञा के 5 प्रकार हमें मालूम है। है ना, तो जितने भी रूप होंगे संज्ञा के वो सब पहले वाले पद में आएंगे। यदि संज्ञा नहीं आती है कभी कभी तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग भी किया जाएगा। और सर्वनाम क्या होता है? वे सभी शब्द जो संज्ञा के बदले में उपयोग किए जा रहे हों वे सर्वनाम कहलाते हैं। है ना, जैसे वह, तुम, मैं, है ना, वह है, उसको है, उसके हैं। तो इस तरह के शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जा रहे हैं, संज्ञा का उपयोग न करके उनका एक सांकेतिक रूप में प्रयोग किए जा रहे हों, उन शब्दों का भी यहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है या किया जाता है। है ना, अब थोड़े से हम इसमें उदाहरण के रूप में पढ़ते हैं। पहला वाला उदाहरण है हमारा हवन सामग्री। है ना, ये एक पूरा पद है हमारा, ये सामासिक पद है ना, पूरा जुड़ा हुआ है। हवन सामग्री, इसमें दो पद जुड़े हुए हैं या दो शब्द अलग अलग जुड़े हुए हैं। है ना, हवन सामग्री। चलिए वो किस तरह से जुड़े हुए होते हैं उनकी विभक्ति करके हम देखते हैं, उनको अलग अलग करके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ पर विभक्ति जुड़ी हुई है और कौन सा पद प्रधान है, कौन सा पूर्व है, कौन सा उत्तर है, वो हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। है ना, हवन सामग्री। है ना, अब इसको अलग किया है तो हवन और सामग्री। अब विभक्ति कौन सी है इसमें? के लिए। है ना, यहाँ पर जो है के लिए वो इसमें विभक्ति है। अब इस विभक्ति को हम यहाँ से हटा दें, इस विभक्ति को हम थोड़ी देर के लिए हटा दें तो नया शब्द क्या बन रहा है? हवन और सामग्री, जो हमने यहाँ लिख दिया है ना, यही शब्द बना है हवन सामग्री। यदि के लिए हटा दें, इस विभक्ति को हम हटा दें यहाँ से, इसको गायब कर दें तो नया शब्द क्या बनेगा? इनको जोड़ने पर हवन सामग्री। है ना, कि ऐसी सामग्री जो हवन के लिए प्रयोग की जा रही हो। यहाँ पर विभक्ति हमने क्या लगाई? के लिए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। चलिए दूसरा वाला एक बार और देखते हैं, परलोक गमन। है ना, अब यहाँ पर एक शब्द है परलोक गमन, यहाँ पर भी दो पद जुड़े हुए हैं। है ना, वो होता है परलोक गमन। अब उसकी विभक्ति देखते कहाँ पर लगी हुई है? परलोक को गमन। है ना, एक शब्द है परलोक, दूसरा है गमन। परलोक मतलब
स्वर्ग जाना या नर्क जाना या कहीं भी जाना हो, लेकिन इस लोक से, इस दुनिया से चले जाना, उसका मतलब है परलोक, है ना। तो परलोक गमन, गमन का मतलब होता है जाना। तो कहाँ पर है? परलोक को गमन, कहाँ पर गए हैं? परलोक को, मतलब दूसरी दुनिया को। तो यहाँ पर को जो है वो हमारी विभक्ति हो गई, है ना। को मान लो हटा दिया जाए यहाँ से, या को लुप्त कर दिया जाए, को गायब कर दिया जाए, तो नया शब्द क्या बनता है? परलोक गमन। वो हमने यहाँ लिख दिया है ना। तो ये हमारा सामासिक पद है या सामासिक शब्द है, जो विभक्ति के हटाने पर नया शब्द बना है, उसको हमने सामासिक पद कहा है ना। यहाँ से हमने इनके बीच से, दो पदों के बीच से हमने विभक्ति को हटा दिया है ना। अब एक चीज और हम इसमें देखना है हमें, ये है कि उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब उत्तर पद मतलब बाद वाला। अब इसमें सामग्री जो है वो प्रधान है, इसमें गमन जो है वो प्रधान है, मतलब मुख्य है ना। अब हवन की जगह हम कुछ और शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे स्कूल सामग्री, है ना। तो स्कूल में जितनी भी सामग्री आती है वो स्कूल की सामग्री हो गई। गृह सामग्री मतलब घर में जितने भी सामान आते हैं वो गृह सामग्री हो गई, है ना। अब हम कहते हैं कि ऑफिस सामग्री, मतलब ऑफिस में जितने भी सामान आते हैं वो ऑफिस के काम क्या हो गए। तो यहाँ पर सामग्री जो है वो हट नहीं रहा है, मतलब वो पूरे सामान को प्रस्तुत कर रहा है, तो सामग्री यहाँ पर महत्वपूर्ण हो गया, उसका महत्व ज्यादा हो गया, है ना, वो प्रधान हो गया। ऐसे ही गमन मतलब जाना, है ना। अब वो स्कूल गमन बोल सकता था, या ऑफिस गमन बोल सकता था, या घर गमन बोल सकता था, या पार्क गमन बोल सकता था, मतलब जाने की क्रिया तो हो रही है, तो यहाँ पर गमन जो है वो प्रधान हो गया। अब परलोक और जो हवन है, हवन जो है वो संज्ञा में आ गया, है ना, और परलोक जो है वो स्थान हो गया, हवन जो है वो भी स्थान हो गया, हवन वाली जगह, है ना। तो ये स्थानवाचक संज्ञा में आ गया, तो ये संज्ञा है, और यहाँ पर हमारा प्रधान वाक्य हो गया, मतलब परिभाषा के हिसाब से ये सही है, ठीक है। अब एक चीज और आती है कि यहाँ पर जब हम विभक्ति का रूप पढ़ेंगे या समास, तत्पुरुष समास के जो 6 प्रकार हम पढ़ेंगे, उनको किस आधार पर पढ़ना होता है वो भी वो भी पढ़ना जरूरी है, कि जिस तरह की विभक्ति आएगी, है ना, उसी तरह का समास होगा, है ना। लुप्त विभक्ति के कारक के अनुसार ही समास का भेद माना जाएगा, कि जिस तरह की विभक्ति को हम लुप्त करेंगे, या जिस तरह की विभक्ति लुप्त हुई है, उसे ही समास का नाम दिया जाएगा, या उसे ही उस समास के रूप में माना जाएगा, है ना। जैसे अभी यहाँ पर के लिए है ना, आप देखेंगे के लिए किसके लिए प्रयोग हो रहा है ना, तो वो होता है हमारा संप्रदान कारक, है ना, या संप्रदान पुरुष समास, है ना। तो ये के लिए जो, अगर इसका उदाहरण हम देखेंगे तो ये हमारा संप्रदान के उदाहरण रूप में आएगा। अब यदि को हटाकर देखें तो ये हमारा कर्म के रूप में आएगा, कि ये हमारा कर्म तत्पुरुष समास हो गया, ये संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया, है ना। तो उसकी विभक्ति ही समास का नाम तय करती है कि वो कौन सा समास है ना। तो हमें विभक्ति का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, विभक्ति का जानना बहुत जरूरी है, कारक का जानना बहुत जरूरी है ना। तो हम अगले वीडियो में वही सारी चीजें पढ़ेंगे कि किस तरह से हम विभक्ति को पहचाने और किस तरह से हम समास को पहचाने, है ना। अभी हम जब अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम 6 समास पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास के 6 जो भाग हैं उनको पढ़ेंगे, और उन्हीं के साथ में उनकी विभक्तियों को पढ़ेंगे, है ना। तब तक आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, तो आपको तत्पुरुष समास समझ में आएगा।